नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आम लोगों को न्यू ईयर का गिफ्ट देते हुए देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई ने होम और कार लोन की ईएमआई को कम कर दिया है। आरबीआई एमपीसी ने फैसला लेते हुए रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिसके बाद आरबीआई का रेपो रेट जो है वो घटकर 5.25% पर आ गया। इससे पहले आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून में कटौती की थी। आसान भाषा में कहें तो मौजूदा कैलेंडर ईयर में आरबीआई ने 6 में से 4 बैठकों में 1.25% की कटौती की है। हालांकि अगस्त और अक्टूबर में आरबीआई ने रेपो रेट को होल्ड पर रखा था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरबीआई ने अपने रुख को न्यूट्रल रखा है। इसका मतलब क्या है? क्या आने वाले दिनों में रेपो रेट में और कटौती की गुंजाइश है? जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट शरद कोहली सर। सर, आपका मनी 9 में बहुत स्वागत है। नमस्कार विशाल, आपको मनी 9 के सभी फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर, व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। सर, ओपनिंग रिमार्क आपसे लेना चाहेंगे। सर, जिस तरह से जो आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, इस पर आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सर, गोल्डीलॉक्स मोमेंट, ये आरबीआई के गवर्नर साहब ने इसको कहा। गोल्डीलॉक्स मोमेंट का अर्थ क्या, क्यों कहा? क्योंकि कहते हैं ना, चारों उंगलियां कढ़ाई में और सिर घी में, जो भी ऐसी कुछ कहावत होती है। एक तरफ इन्फ्लेशन 0.2 और 0.25% के बीच में, यानी कि महंगाई की दर पिछले साल के मुकाबले बहुत ही कम। जी। हालांकि कुछ लोग दुकानों पर जाके कहते हैं, हम तो जब जाते हैं हमें चीजें महंगी मिलती हैं, पर इसको हम रिलेटिव टर्म्स में देखते हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले कीमतें कितनी, खासकर खाने पीने की चीजें, जो कि एक समय पर आरबीआई के लिए, सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई थी, उसमें अब बहुत बड़ी राहत मिली है। एक तरफ इन्फ्लेशन कम, दूसरी तरफ जीडीपी के आंकड़े बम बम। जी। तो 8.2% जीडीपी के आंकड़े, मुझे लग रहा है इसने आरबीआई की, आप सच पूछे तो एमपीसी बहुत इस बार कंफ्यूजिंग सिचुएशन में आ गई थी। रेट घटाने का मन तो पहले से बना हुआ था, क्योंकि इतने कम इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे, पर जब से ये जीडीपी 8.2 आई थी तो सबके मन में ये था कि भाई इसको घटाया जाए कि नहीं घटाया जाए, क्योंकि इकोनॉमी कहीं हीटेड तो नहीं है बहुत ज्यादा। क्योंकि हम बता दें, जो दर्शक अर्थशास्त्र में नए हैं, कि जब भी आपको विकास की दर बढ़ानी होती है तो आप रेट कट करते हैं इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए। जी। पर इकोनॉमी की जब पहले से रफ्तार हो तो ऐसे में रेट कट कराना कहीं इकोनॉमी को हीट तो नहीं करेगा। पर उनको लगा कि इकोनॉमी हीटेड नहीं है। अभी भी पिछले जो रेट कट हुए हैं, 1.25% के करीब रेट कट हो चुका है 125 बेसिस पॉइंट का, उसका इंपैक्ट इकोनॉमी में धीरे धीरे आ रहा है और अब असर दिखना शुरू हुआ है। पैसा सस्ता हो रहा है, सभी प्रकार के लोन सस्ते हो रहे हैं। हाउसिंग लोन हो, कार लोन हो, कंज्यूमर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, आजकल तो लोग घूमने फिरने का भी लेते हैं, उसकी ईएमआई धीरे धीरे नीचे आ रही है। हालांकि मैं यहाँ कहना चाहूंगा विशाल सर, कि डिपॉजिट्स पे भी रेट कम हो रहे हैं। जो लोग ऐसी इनकम पे डिपेंड करते हैं जो बैंक से आती है, सेविंग्स पे तो खैर बहुत ज्यादा पैसा रखना अकलमंदी नहीं होती, पर एफडी वगैरह जो लोग करते हैं, उनकी जो कहाँ एक समय पे 8% तक मिलने लगी थी, छोटे बैंक जो थे 8% तक दे रहे थे, वो घट के धीरे धीरे अब फिर वही 5-6% का जमाना लौट रहा है। यानी कि टैक्स काट कूट के आपको वही 3-4% के आसपास नेट रिटर्न बैंक का पड़ता है। हालांकि बैंकों को यहाँ थोड़ी समस्या आएगी और नए एफडी जुटाने में, और बाकी की इन्वेस्टमेंट क्लासेस को इससे लाभ होने वाला है कि लोग बैंकों से पैसा हटा के हो सकता है कि दूसरे एसेट क्लासेस में डालना चाहें। आजकल म्यूचुअल फंड्स पिछले एक साल में बहुत अच्छा नहीं किया, फिर थोड़ी सी सुधार होने लगा है। गोल्ड और सिल्वर बहुत चमक रहा है पिछले कई दिनों से, तो थोड़ा सा बैंकों को डिपॉजिट क्रंच आने वाले समय में हो सकती है। पर गोल्डीलॉक्स मोमेंट है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। फिच की रेटिंग आई, उन्होंने कहा कि भारत अब 7.3% की रफ्तार से भागेगा। कहा उन्होंने 6.8% कहा था। और ऐसे में सोने पे सुहागा, जिस दिन एमपीसी आई उस दिन भारत और रशिया के करार हो रहे हैं, नए नए बायलेटरल एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट भी सेलिब्रेट कर रही है, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मुझे लग रहा है बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है विशाल, के जब इकोनॉमी की रफ्तार इतनी तेज हो जी, तो आप इतना रेट कट होल्ड कर सकते हैं। पर मुझे लग रहा है एमपीसी को विश्वास है कि ये हीटेड इकोनॉमी नहीं है, ये गैलपिंग इकोनॉमी है, ये छलांग मारती हुई इकोनॉमी है जो कि आगे भाग रही है। और इसका इंपैक्ट अगर हम यहाँ पर रेट कट करते हैं तो ये और ज्यादा तेज रफ्तार से यहाँ से दौड़ सकती है। तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है। थोड़ी सी ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है टैरिफ को लेकर, जियो पॉलिटिकल फ्रंट पर, जिसका की जिक्र मल्होत्रा साहब ने, आरबीआई गवर्नर साहब ने किया। पर मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था उन ग्लोबल हेडविंड्स के बावजूद भी बहुत ही अच्छी दिशा में जा रही है। कुछ लोग ये कह सकते हैं विशाल
कि क्या इस जीडीपी, बहुत बड़ा सवाल उठता है, और मैं यहाँ पर, हालांकि आपका सवाल नहीं है पर मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। प्लीज सर। और बहुत सारे लोग ये, आप इसको सोशल मीडिया पर डालेंगे तो कमेंट आएगा कि भाई बढ़ रही है जीडीपी, बढ़ती रहे, हमारी जेब पे क्या, हमारे तो भैया तनख्वाह उतनी की उतनी है, हमारी कमाई तो उतनी की उतनी है, ये सब आंकड़ों का खेल है, ये सब मोदी जी के कई भक्त लोग हैं, शरद ये सब सर जो अंधभक्त हैं। 8.2% की जो जीडीपी की जो दर आई है उस पर भी सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोग जो है जी सीपीआई के जो नंबर्स हैं उन पर भी असंतुष्ट नजर आए, कहे कि 0.25% के आसपास जो सीपीआई है, हम अगर बाजार में जी कुछ सामान खरीदने जाते हैं या कोई भी, तो हमें तो महंगाई की मार पड़ती है, और सरकार कहती है कि 0.25% के आसपास है महंगाई। बिल्कुल, मैंने आपको स्वयं ही इस बात का जिक्र किया जी विशाल, कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें तो बढ़ती हुई, देखिए इसको हम एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कभी आपसे अलग से बात करेंगे, जब एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है जिसमें बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, और दूसरा इसको ना रिलेटिव टर्म्स में देखा जाता है, यानी कि पिछले साल इसी समय में क्या दर थी। अब मैं आपको आपकी जवाब का एक जवाब देता हूं, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है, और मैं आज आपके चैनल पे ये बात खुलासा करना चाहूंगा कि क्यों होता है ऐसा, लोगों को क्यों लगता है कि लोग अपनी जगह ठीक है। होता क्या है कि जब पिछले साल से जब कीमतें बढ़ी थी, जब इन्फ्लेशन हाई होती थी, तो लोगों के दिमाग में जब ये चीज सस्ती, मान लीजिए कोई चीज आपको 10 रुपए में मिलती थी, अब वो हो गई 12 रुपए की। अब 12 रुपए की पिछले साल हुई, इस साल उसमें कुल 0.25% की बढ़ोतरी हुई, परंतु आपके दिमाग में वो जब 10 से 12 हुई थी वो रजिस्टर हो चुकी होती है कि पहले हम इसको 10 की लेते थे, अब हम 12 की लेते हैं। तो वो जो दिमाग में रजिस्टर हो जाती है ना, तो हमारे दिमाग में महंगाई एक तरह से छप जाती है कि ये जी दूध दूध इतने रुपए आता था, अब इतने रुपए आता है, घी इतने रुपए आता था, अब इतने रुपए आता है। परंतु तुलनात्मक दृष्टि से आप देखेंगे, यानी कि पिछले साल इसी महीने में, तो ये कंपैरिजन पिछले साल इसी महीने का, इस साल इसी महीने का है, और हमारा जब दिमाग है, आम उपभोक्ता का दिमाग है, वो इतनी प्रिसाइज मूवमेंट ट्रैक नहीं करता है। आप जी समझ रहे हैं बात जी। को, वो एक नहीं सर, कई पड़ी कई हुई जो पहले पूर्वज, महंगाई थी। माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूँ सर, कई पूर्वज जो हैं हमारे, जो वो भी कहते हैं कि देखो तुम लोग तो अब नौकरी की शुरुआत कर रहे हो 20,000, 25,000, 50,000 से, हम लोग जब नौकरी की शुरुआत करते थे तो वो 1,000, 1,200 रुपये के आसपास करते थे। आप ठीक कह रहे हैं, कई चीज़ों को जो महंगाई का हम लोग आकलन करते हैं, आप ठीक कहते हैं कि ये मान लीजिए बॉटल है, ये 10 रुपये के आसपास खरीदी थी, तो उस प्राइस को जो लोअर प्राइस बैंड होता है वो याद होता है, लेकिन जब ये जी 12 जी हुआ, जी 15 हुआ, अब 20 हुआ, तो उससे कंपेरेटिव एनालिसिस नहीं आदमी कर पाता। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले साल, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पिछले साल इसी महीने में क्या थी और इस साल इसी महीने में, वो ये आंकड़े होते हैं। लोगों का अपनी जगह कहना ठीक है। देखिए, जिसकी जेब पर मार पड़ती है, जिसकी कमाई कम है, खर्चे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को क्या होता है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं नए नए, तो उनको बचत कम होती है, उसको भी वो महंगाई से जोड़कर देखते हैं। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, लोग अपनी जगह ठीक है, परंतु आंकड़े झूठ नहीं बोलते। कुछ लोग कहते हैं आंकड़े बताते ज्यादा है, छुपाते कम है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे डायलॉग आपको सुनने को मिलेंगे। जी पर आंकड़े झूठ नहीं, आंकड़े गलत नहीं है, आंकड़ों को हम रिलेटिव टर्म्स में देखें। और मैं जो बड़ी बात कहने जा रहा था विशाल, सर। वो भी पूरी कर देता हूं, इसी से जुड़ी हुई है कि आपकी जेब पर क्या 8.2% जीडीपी आपकी जेब में पहुंच रही है? जी सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, तो मैं क्या करूं? अगर भाई देश की जीडीपी 8.2 पे बढ़ रही है तो बढ़ने दे, मेरी तो तनख्वाह उतनी है, मेरी कमाई उतनी है, भैया मेरे को तो गुजारा करने में उतनी दिक्कत होती है। कमा रहे होंगे अडानी अंबानी वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी एग्जैक्टली चीजें सर, निकल के आज सुबह आती ही हैं। मैं जब शो कर रहा था शरद सर, तो मुझे जी कमेंट किया गया, लिखा गया नीचे कि सर व्हाट अबाउट द वेज ग्रोथ, व्हाट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। आप कह रहे हैं कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, लेकिन वेज कहाँ हमारा बढ़ रहा है? अब मैं इसी का जवाब देने जा रहा था विशाल आपको, और इसका जवाब यह है कि इकोनॉमी को नीचे के, क्योंकि भारत इतना विस्तृत देश है, 140-45 करोड़ की आबादी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से अरुणाचल तक, इतना फैला हुआ देश है, इतने वर्ग हैं यहाँ पर, इतने राज्य हैं कि जीडीपी को कंसिस्टेंटली, बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जीडीपी को कंसिस्टेंटली इस रेट से बढ़ना पड़ेगा कम से कम 2-3 साल। तो उसको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तब इसका असर धीरे धीरे लोगों की जेब पे पहुंचना शुरू होगा। इस पे ध्यान दीजिएगा। एकदम आज 8.2 के आंकड़े आए, आप कहें कि मेरी तनख्वाह 8.2% क्यों नहीं बढ़ी, मेरी तनख्वाह 5% क्यों नहीं बढ़ी, मेरी दुकान पे ग्राहकों ने 10% की सेल में क्यों नहीं दिखाया, मेरी फैक्ट्री में। तो ऐसा नहीं होता है। जीडीपी के नंबर्स सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला बहुत डिटेल्ड होता है, उसमें मैं जाऊं तो आपका बाकी का समय उसमें चला जाएगा, नहीं नहीं पर मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं, गुड्स एंड सर्विसेज को जोड़ के ये बनता है। तो सर। कंसिस्टेंटली जब ये रहेगी, तो आपको इसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा जी और लोगों को फील होगा। और एक और चीज विशाल, मजेदार मैं बात बताता हूं कि आपकी अपनी जो अर्थव्यवस्था है,
आपकी जो घरेलू अर्थव्यवस्था है या आपकी अपनी जो एक डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका घर आता है, आपका बिजनेस आता है, आपकी कमाई आती है, आपका अपना घर का बजट आता है, उस बजट में आप चेंजेस धीरे धीरे नोट करिए। जब ये कंसिस्टेंटली रही तो वहां आपको चेंज धीरे धीरे सही ये चेंज नजर आएगा। फिलहाल देश के आंकड़े हैं तो देश के आंकड़े हैं, तो मैक्रो लेवल पे ये आंकड़े हैं, जी उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कंसिस्टेंटली होगा तभी महसूस होगा। ऐसी कोई जादू की छड़ी नहीं है 8.2% आया और आपकी तनख्वाह विशाल जी मनी नाइन ने 8.2 अगले दिन बढ़ा दी, ऐसा नहीं होता है। जी। लेकिन सर एक और मुद्दा है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। देखिए आरबीआई ने आज जो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी जिसको कि ओएमओ के नाम से जाना जाता है उसकी शुरुआत करने का फैसला किया है। आसान भाषा में कहें तो सरकार जो है, माफ़ कीजिएगा, आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा और सिस्टम में जो है लिक्विडिटी डालने की कोशिश करेगा। इस मामले को आपसे अगर हम आसान भाषा में समझना चाहें सर। देखिए जैसा मैंने कहा, जब जब आप ब्याज दर घटाते हैं, इसको समझिएगा, तो ब्याज दर घटाने से क्या होता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं वो आने कम होंगे। क्योंकि लोग बैंकों में, आपने एफडी करनी है, अगर मेरी एफडी कल को 6% दे रही थी, आज वो 4.25% देने शुरू कर देगी, कल को 5.5 देगी। बैंक क्या करते हैं, चालाकी करते हैं, डिपॉजिट्स पे तो फटाफट घटा देते हैं, पर लोन पे घटाने में उनको समय लगता है। तो इससे बैंकों में एक लिक्विडिटी की क्रंच फील होने लगता है, यानी कि जी बैंकों में जो जो तरलता है वो कम हो जाती है। तो इस पर आरबीआई लगातार नजर रखता है और ओएमओ के जरिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए वो सिक्योरिटीज को सेल करता है, सिक्योरिटीज को समय समय पर जब जरूरत होती है बाय करता है, जरूरत होती है सेल करता है, जिससे कि बैंकों के पास लिक्विडिटी बने। लिक्विडिटी बनेगी बैंकों के पास, जिस तरह हम जाके बैंकिंग करते हैं अपने बैंक के साथ, इसी प्रकार ये बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक है। यानी कि बैंक को जब कहीं बैंकिंग करनी है तो रिजर्व बैंक को, तो हमें जैसे पैसा चाहिए होता है तो हम बैंक के पास चले जाते हैं, जी इसी प्रकार बैंकों को जब पैसा चाहिए होता है तो वो रिजर्व बैंक के पास चले जाते हैं। तो वो लिक्विडिटी समय समय पर वो फेंकता रहता है, निकालता रहता है, फेंकता रहता है, जिससे कि कल को बैंकों जो आगे लोन देते हैं उसमें क्राइसिस ना आए। क्योंकि अगर लिक्विडिटी क्रंच हो जाता है तो फिर जो ग्रोथ, जिस इंटेंशन से रेट कट किया गया है, वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो जाता है। क्योंकि आप गए बैंक में, आपको लोन ही नहीं मिल रहा है, जी बैंक कहता है भैया आजकल तो हमारे पे इतना पैसा नहीं है, रेट कट तो हो गया है। तो इससे फिर ग्रोथ की रफ्तार में असर होता है। तो उसको उसको दोनों को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरफ आपने रेट कट किया, एक दफे आपने लिक्विडिटी, और कई दफे लिक्विडिटी ये विशाल फालतू भी हो जाती है। जी तो ऐसे में ओपन मार्केट ऑपरेशंस उल्टे किए जाते हैं, स्क्वीज किया तो जाता है। ये स्क्वीज किया जाता है। तो इसको हम ओएमओ कहते हैं। ये समय समय, और ये बहुत बहुत टेम्परेरी होता है विशाल, किसी महीने 2-3 महीने में आपको ये इधर को जाता दिखेगा, 2-3 महीने उधर को। इस पे ये नजर आरबीआई के पास रहती है, क्योंकि उन्हीं के पास बैंकों का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा लिक्विडिटी से संबंधित रहता है। जी। लेकिन सबसे शानदार बात आज के कमेंट में रही बॉस कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो है जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान है वो 6.80% से बढ़ाकर जो है 7.30% कर दिया गया। और कल ही सर फिच की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने भी जो अपना फोरकास्ट था वो 6.9% से बढ़ाकर 7.4% किया। उसके पीछे तर्क दिए गए कि जो है हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग्स हुई है, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं और तरह तरह, जिस तरह से आप भी वाकिफ होंगे सर कि मोदी सरकार ने जो है बहुत अच्छे रिफॉर्म्स किए ताकि मिडिल क्लास को राहत दी जाए। आप कैसे देख रहे हैं इन पूरे मसलों को जोड़कर? बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं अगर जो जो लोग देश से प्रेम करते हैं, जो लोग देश की अर्थव्यवस्था से प्रेम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी और रिजर्व बैंक स्वयं हमारी ग्रोथ की फोरकास्ट बढ़ा रहा है तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के जितने भी पैमाने हैं विशाल, कुछ एक छोड़ दें, पीछे आईआईटीपी के अभी 2-3 दिन पहले जो आंकड़े आए थे वो 4% से 0.4% आ गया, पर वो ठीक है कि अक्टूबर में छुट्टियां बहुत रही और वगैरह वगैरह, तो इस वजह से रहा। बाकी ओवरऑल हमारे जितने इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं, परचेज मैनेजर्स इंडेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, टैक्स कलेक्शन है, फिस्कल डेफिसिट है, बहुत सारे इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे हम हमारी टीम में एनालाइज करता हूं, मुझे हर पैमाने पर कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। इस समय हम इमर्जिंग इकोनॉमीज में, बड़ी इकोनॉमीज में, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई इकोनॉमी, और ऐसे ऐसे वक्त में विशाल, जी जब दुनिया की अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% पे बढ़ रही है, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी। ग्लोबल इकोनॉमी ढाई, हम लगाइए उससे 3 गुना स्पीड से बढ़ रहे हैं। वो 2.5% कहा, हम 7.5% से ऊपर। तो मैं समझता हूं भारतीयों के लिए बहुत फख्र की बात है ये। बाकी ये बात सच है, हमारे यहाँ अभी बेरोजगारी की समस्या है, जी गरीबी की समस्या है, थोड़ा पिछड़ापन है, हमारे यहाँ लिटरेसी प्रॉब्लम है, वो सब प्रॉब्लम्स है। पर इतना बड़ा देश है, जैसा मैंने कहा, कंसिस्टेंटली भारत को बढ़ना पड़ेगा। और जब ये विजन 2047 की विकसित भारत की दी गई ना, किसी ने मेरे से पूछा, साहब 2047 क्यों रखा गया विकसित भारत?
है। जी 2037 क्यों नहीं रखा गया, 2035 क्यों नहीं रखा गया, 2032 क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करके लगाया गया कि अगर हम कंसिस्टेंटली इस रफ्तार से बढ़ते हैं तो कब वो समय आएगा जब हम ऐसी परिस्थिति होगी कि यहां पर गरीब ना के बराबर होंगे, बेरोजगार ना के बराबर होंगे। तो ये वक्त लगता है। अभी भारत बहुत यंग नेशन है, हमें हमें आजादी को अभी अभी तो हमने 75 साल पार किए हैं। मुझे लगता है थोड़ा और समय देना चाहिए। और जिस प्रकार से भारत की परिस्थिति बिगड़ी, मैं यहाँ राजनीतिक कोई बयान नहीं देना चाहता हूं, मैं आर्थिक जी दृष्टि से बिगड़ी, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, भारत को एक गरीब देश देखा जाता था। मुझे याद है मैं छोटा था और स्कूल में पढ़ता था, हमारी हिंदी की टीचर बड़ी सख्त थी, उन्होंने मुझे ऐसे लिखने को दिया, बहुत छोटा सा था, कि आप भारत पे ऐसे लिख के लाना। पहले ऐसे ही होते थे। तो जी मैं गया अपनी मदर के पास, मेरी मदर एमए हिंदी लिटरेचर में थी। मैंने कहा मम्मी मुझे मारेंगी टीचर बहुत, प्लीज मेरी हेल्प करा दो। उन्होंने मुझे बेड पे बिठाया और उन्होंने पहला शब्द लिखवाया था, भारत एक गरीब देश है। मुझे अभी भी वो शब्द याद है। तो ऐसे से निकल के आज हम 8.2% पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हम हमारी जो पीछे बहुत सारे साल जाया हो गए, हमने ग्रोथ नहीं करी, अब ये ग्रोथ पकड़ी है। तो ग्रोथ पकड़ी है तो इसको समय लगेगा वो करने में, वहां उस स्थिति पे पहुंचने में। बहुत फख्र की बात है विशाल, जी भारत की ये जो ग्रोथ रेट है बहुत एनवियस है। मतलब बहुत बहुत सारे पश्चिम में तो ऐसे फोर्सेस हैं जो ईर्ष्या भी करते हैं, भारत की इस ग्रोथ को टॉलरेट नहीं कर पाते। वहां से तरह तरह के बयान आते हैं। सर, आईएमएफ से एक बयान ईर्ष्या की आया। आपने बात छेड़ दी सर, तो ईर्ष्या तो अभी देखिए अमेरिका और यूरोपियन देशों को हो रहा है सर। लोग के देशों में जो है खलबली मची हुई है, जिस तरह से भारतीय दौरे पर जो आए हैं पुतिन साहब, और जिस तरह से जो सांप डिफेंस को लेकर S-400, सुखोई 57 और तमाम तरह के जो डिफेंस डील्स, और इसके अलावा इसमें ये भी कहा जा रहा है सर कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात कही जा रही है। सांप लौट रहा है उनके दिल पर। आप ईर्ष्या की बात करें, इसको हिंदी में बोलते हैं, उनके दिल पर सांप लौट रहा है। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्योंकि आईएमएफ ने, अभी आपने ध्यान दिया होगा, मैं यहाँ किसी संस्था की तरफ इशारा नहीं कर रहा, पर क्योंकि संस्था को चलाने वाले तो लोग ही होते हैं, ज्यादातर पश्चिम के लोग, उन्होंने कहा कि इनके आंकड़ों को सी रेटिंग दी जाती है। आपने ध्यान दिया होगा, कुछ दिन पहले इंडिया एंड खबर आई है पाकिस्तान। हाँ, कि इनके इनके जो आंकड़े निकल के आते हैं वो सी रेटेड आंकड़े हैं। उनकी ऑथेंटिसिटी पे सवाल उठाया जाता है। तो बहुत सारे फोर्सेस हैं जिनसे ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा कि ये सपेरों का देश, ये देश जहां पर गरीबी गरीब दिखते हैं सड़क के दोनों तरफ, वो भला 8.2 से ग्रो कर सकता है। उसके बाद आज $700 बिलियन के फॉरेक्स के आंकड़े हैं, उसका एक्सपोर्ट आज इतना बढ़ रहा है। और रूस के राष्ट्रपति यहां पर चल के आए हैं, उनके उनको उनको तो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अभी आपको इस विजिट के बाद आपको और कई ऐसे पश्चिमी देशों से कमेंट आते मिलेंगे, और ऐसे वक्त में आ रहे हैं जिस वक्त उन देशों की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जी वो देश इस समय उनकी ग्रोथ ना के बराबर है। कुछ एक जी तो इनमें से रिसेशन में भी है विशाल, मैं बताना चाहूंगा। जी कुछ देश इसमें से रिसेशन में है। तो ऐसे देशों को उनसे 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 टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। तो वो करते रहे, देखिए कहने वाले कहते रहेंगे, हम आगे लेकिन बढ़ते रहेंगे। लेकिन मुझे नहीं शरद लगता सर, हमें लेकिन शरद सर, क्या इससे जो है पुतिन साहब के जो भारतीय दौरा है उस पर क्या इंडिया यूएस रिलेशंस वाला जो मामला है, इंडिया यूएस ट्रेड को लेकर जो है, डील को लेकर जो है, क्या गरारी और फंसती हुई नजर आएगी? देखिए, ट्रम्प साहब के बारे में कुछ भी कहना विशाल, मुझे लगता है आप, हम और लाखों करोड़ों लोग अब ये जान चुके हैं कि उनकी उनकी हैट से क्या कल को निकल आए, कुछ नहीं कह सकते हैं। दोनों तरफ हो सकता है। एक तरफ कुछ और निकल के भी आ सकता है, कुछ नेगेटिव। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वो कोशिश ये करें कि भाई कहीं ऐसा ना हो भारत और ज्यादा रशिया और चीन के नजदीक आ जाए, तो कुछ भारत के लिए कुछ मीठी मीठी बातें करी जाएं, कुछ भारत के लिए एक ट्रेड डील जल्दी से कर दी जाए, कहीं भारत हमारे हाथ से ना निकल जाए, वगैरह वगैरह, जैसा वो सोचते हैं। हालांकि भारत बहुत निष्पक्ष देश है। प्रधानमंत्री जी ने अभी बयान दिया है कि हाँ, भारत न्यूट्रल नहीं है। बार बार कहा जाता भारत न्यूट्रल, भारत न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि भारत पीस चाहता है, भारत शांति अमन चाहता है। अगर फिर भी ट्रंप साहब या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इसको इसको ऐसे देखता है कि भारत अब रशिया के खेमे में चला गया, भारत अब ब्रिक्स के लिए पूरी तरह से हो गया, अब भारत हमसे कटना चाहता है, हम भारत को सबक सिखाएंगे, अगर उनके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है तो मुझे लग रहा है वो बेबुनियाद है। भारत सब देशों से सामान्य संबंध चाहता है। जितने नजदीक हमारे रशिया है, रशिया तो आज से थोड़ी ना है, जी आवारा हूं, 70 साल। ये गाना चलता था राज कपूर का 1950 में रशिया की सड़कों पर। वहां से मैंने भारत रशिया के रिलेशंस को नाम दिया है आवारा हूं से लेके S-400 तक। जी यानी वो राज कपूर के गाने से लेके आज S-400 हमारे यहाँ डिफेंस के लिए एक बिल्कुल सरताज का काम कर रहा है, जिसने हमें ऑपरेशन सिंदूर में कितनी मदद करी है। बहुत लंबे रिश्ते हैं भारत। तो भारत तो निष्पक्ष है, भारत कोई साइड नहीं लेता इस तरीके से कि हम अब रशिया की तरफ। अगर कोई राष्ट्रपति यहाँ आए हैं,
उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेवारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर उनसे दोस्ती है, याराना है, तो ये याराना किसी को भी हक है, आपका मेरा याराना हो सकता है। और उनकी अगर ट्रंप साहब उनको माय फ्रेंड कहते हैं तो भी वो भी सर आंखों पर है। मुझे लग रहा है हमें ये जो साइड लेने वाली है ना, ये जो जिसको हम बाइलेटरलिज्म कहते हैं, ये नहीं। भारत मल्टीलेटरलिज्म में बिलीव करता है। सब देशों में वासुदेव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार की तरह है जी। और सब देशों से सामान्य संबंध रहने चाहिए। खेमे बन जाते हैं, ये जो बन जाते हैं, ये तेरा ग्रुप, ये मेरा ग्रुप, मुझे नहीं लगता भारत इसमें ज्यादा विश्वास रखता है। लेकिन शरद सर, ये सब तो गुडी गुडी बात हो गई। अब आपसे कुछ जो है चैलेंजेस पर भी बात करते हैं। जिस तरह से ग्लोबल अनसर्टेनिटीज अभी इंडिया यूएस के बीच में जो है ट्रेड डील को लेकर भी जो है असमंजस वाली बात चल रही है, आपको क्या लगता है सर कि इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या क्या चैलेंजेस अभी भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं? इकोनॉमिक चैलेंजेस तो बहुत हैं विशाल। देखिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जहां तक मेरी एनालिसिस कहती है और मेरी टीम ने इकोनॉमिक, मुझे लग रहा है 2026 बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। इसमें ग्लोबल रिसेशन की कुछ आहट सुनाई दे रही है। मैं चाहूंगा कि हमारी ये आर्थिक भविष्यवाणी, मैं कोई ज्योतिष तो नहीं हूं, मेरी आर्थिक भविष्यवाणी गलत निकले। क्योंकि अगर ये होता है तो ये बहुत, इसका रिपलिंग और कैस्केडिंग इफेक्ट भारत पर भी आएगा। उतना नहीं आएगा पर आएगा। अभी हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात करी, तो अगर दुनिया में परिवार के एक व्यक्ति को आहत होती है तो दूसरे पर अपने आप प्रभाव पड़ता है। तो कुछ रिसेशन की आहत होती है, चैलेंजेस हैं। ट्रेड डील भारत और अमेरिका की बार बार सुनने में आती है, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी, कभी इधर से बयान आता है, कभी उधर से आता है, पर अभी कुछ होती दिख नहीं रही है। कहीं कहीं पेच फंसा हुआ है। जी। और अमेरिका चाहता है किसी चीज पर भारत को झुकाना, वो भारत झुकेगा नहीं। भारत चाहता है कि अमेरिका को, नॉनवेज, हाँ, भारत बिल्कुल रेड लाइन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे, डेयरी पर है, नॉनवेज फूड पर है, बहुत सारी चीजें जहां पर डील अटकी हुई है। तो मुझे लग रहा है भारत चाहता है कि अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को समझे, भारत आर्थिक हमारी जो कंपल्शंस हैं उनको समझे, उसको समझ के डील करे। तो मुझे लग रहा है कहीं एक पेच फंसा हुआ है, वरना अभी तक अनाउंसमेंट हो जानी थी। शायद काम आप और हम बात कर रहे हैं, बैकएंड पर चल भी रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रिजॉल्व हो जाएगा रिजॉल्व, तो फिर तो दोनों तरफ से ठीक है। रशिया से भी हमारे ठीक है, हमारे अमेरिका से भी ठीक है। मुझे नहीं लगता राष्ट्रपति ट्रंप उतना शार्प रिएक्शन कर सकते हैं। अच्छा तो उन्हें नहीं लग रहा होगा एक ही गाड़ी में बैठे हुए देखकर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति वो भी पुतिन फॉर्च्यूनर पे सर। हाँ, तो अब नहीं लग रहा होगा तो नहीं लग रहा होगा। भाई भारत की आ जाए ट्रंप साहब, उनको भी प्रधानमंत्री जी हो सकता है गाड़ी में लेके इसी प्रकार घुमाए। हमारे लिए तो अतिथि देवो भव, हमारे लिए कोई भी अतिथि हमारे भगवान की तरह, हम उसकी पूरी पूरी देख रेख करते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें कोई सांप लौटने वाली बात है नहीं, पर लौट रहा है तो लौट रहा है। जी। अब सर आपसे एक और गंभीर चर्चा करना चाहेंगे रुपए को लेकर। कहा जा रहा है कि ऑल टाइम लो के आसपास, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब जो साइकोलॉजिकल लेवल है 90 के आंकड़े को भी हम लोग पार करते हुए दिख रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं, हमारे मनी सेंट्रल जो प्राइम टाइम शो है उसमें भी लोग कमेंट कर पूछते हैं कि क्या विशाल जी अभी भी आप सरकार यही कहेगी कि क्या रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है? तो आप कैसे देख रहे हैं सर रुपए के इस सिनेरियो को और इसका क्या फायदा नुकसान होगा, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, फायदा तो सिर्फ एक्सपोर्टर्स को है, ये आप और हम जानते हैं इसको, कि सिर्फ एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, उनकी रेवेन्यू बेटर हो जाती है। बाकी इसका कोई खास फायदा तो नहीं है। इंपोर्ट हमारे महंगे होते हैं, क्रूड ऑयल हम 85-86% विदेश पर निर्भर हैं, वो महंगा हो जाता है। जो लोग एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं उनके लिए महंगा हो जाता है, घूमने फिरने वालों के लिए महंगा हो जाता है। और जो हम दुनिया भर की चीजें इंपोर्ट करते हैं, चाइना से ही हम $100 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट करते हैं, वो महंगा। तो कुल मिला के महंगाई पर ये प्रेशर डालता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह बात सच है विशाल, और ये चाहे कोई कुछ भी कमेंट करता रहे, कि रुपए का कमजोर होना और डॉलर का मजबूत होना दो अलग अलग चीजें हैं। आप ये कह सकते हैं कि भाई ये तो पलड़ा है, एक ऊपर गया तो दूसरा नीचे आएगा, ये ऊपर गया तो ये नीचे आएगा। ये ऐसे नहीं होता है। रुपया कमजोर नहीं हो रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। एफपीआईज एफआईआईज की लगातार सेलिंग, आज 1 साल से ज्यादा हो गया सेलिंग चल रही है। समय समय कभी वो नेट बायर बन जाते हैं, ज्यादातर सेलिंग कर रहे हैं, वो निकाल रहे हैं पैसा। और अभी तो हाल में जो गिरावट आई है रुपए में, इसका कारण है कि हमारे अमेरिका से टैरिफ लगने की वजह से हमारी जो डॉलर की इनफ्लो है वो कम हो गई है। तो डॉलर की डिमांड जस की तस बनी हुई है, इनफ्लो कम हो गई है। इस वजह से ये आपको 90 पार करता दिख रहा है। कोई बहुत ज्यादा विशेष चिंता की बात नहीं है। चिंता तब होगी अगर ये महंगाई बढ़ने लग जाएगी या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने लग जाएंगे। इंपोर्ट कॉस्ट हमारी जरूर बढ़ रही है, पर इसका असर आपको अगले क्वार्टर में दिखाई देगा। अगर ये कॉन्स्टेंटली 90 से ऊपर बनी रहती है तो आपको कहीं जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल है, जो हम इंपोर्ट यहां करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो फिर इससे थोड़ा सा इन्फ्लेशन पर कहीं असर दिख सकता है। पर अभी हमारी इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, तो अभी कोई मुझे विशेष चिंता की बात नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकल, अब देखिए राजनीति अपनी जगह है,
वो कहते हैं आप तो कहते थे हमारे राज में कि ये जो है आपका रुपया इतना गिर गया, ये हो गया, आज आपके आपके राज में गिर रहा है तो हमें कहना, वगैरह वगैरह। वो राजनीति है। पर इकोनॉमिक्स की दृष्टि से थोड़ी सी चिंता की बात है, पर उतनी चिंता की बात नहीं है कि हम इसको लेके इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे तो सब 90 हो गया, अब क्या होगा, अब हम 100 की तरफ बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। अभी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स अच्छे हैं, हमारे फॉरेक्स $700 बिलियन से थोड़े से कम है। कोई ऐसी विशेष साल हमारे पास 1 साल का इंपोर्ट का पूरा पूरा का पूरा भंडार है, विशेष चिंता की बात नहीं है। और रिजर्व बैंक समय समय पर इसमें इंटरवीन करता रहता है। तो रिजर्व बैंक इंटरवीन करेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो बीच में छोड़ देता है। सप्लाई डिमांड का सारा खेल है, सप्लाई डिमांड होगी और डॉलर, बाकी करेंसीज के खिलाफ डॉलर विशाल जी कमजोर है। आप स्विस फ्रैंक की बात करूं, मैं यूरो की बात करूं, मैं जापानीज येन की बात करूं, मैं ब्रिटिश पाउंड की बात करूं, वहां पर डॉलर ने कमजोरी दिखाई है भारतीय रुपए के अगेंस्ट। ये जो हमारे विदेशी मित्र है ना शेयर मार्केट में, ये जरा कई बार बहुत ज्यादा माल बेचते जाते हैं, उस कारण से हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट भी थोड़ा हमारा ठीक इंपोर्ट। कही सर। उदय कोटक साहब जो हैं, कोटक महिंद्रा बैंक से जो हैं, उन्होंने भी इस बात को कही कि लगातार जो सेलिंग देखने को मिल रही है एफपीआईज के द्वारा और एफआईआईज के द्वारा जो है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जिस वजह से जो है रुपया गिर रहा है। लेकिन हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंडियन उद्यमी जो हैं, इंडियन बिजनेसमैन हैं, उनको अपने कंफर्ट जोन से, कंफर्ट लेवल से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल जरूरत है। और अगर आप यहां पर इन्वेस्टमेंट्स करें, एक्सपोर्ट की मार्केट्स नहीं ढूंढें, तो मुझे लग रहा है जो अमेरिका के टैरिफ लगाने वजह से हमारा जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में फर्क पड़ा है, उसकी भरपाई हो जाए। मुझे लग रहा है एक विशाल एक ट्रांजिशनल फेज है, क्योंकि टैरिफ लगे 50%, $50-60 बिलियन का सडनली एक्सपोर्ट इंपैक्ट हो गया, ट्रेड डील हो नहीं रही, दूसरी मार्केट्स ढूंढने में समय लग रहा है। मिल रही है मार्केट्स, पूरी दुनिया हमारे सामने, लैटिन अमेरिका है, अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, साउथ ईस्ट एशिया है, पूरी पूरी की पूरी यूरोप है, पूरी दुनिया हमारे सामने। पर इतनी जल्दी आप कहें कि ओवरनाइट हम उस $50-60 बिलियन के एक्सपोर्ट को दूसरी जगह से भरपाई कर लें, तो वो जो ट्रांजिशनल फेज में आपको रुपए पे कमजोरी दिख रही है और एफआईआई की सेलिंग, आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। क्योंकि अमेरिका की जो मार्केट्स हैं, आपका तो चैनल स्टॉक मार्केट्स को बहुत फॉलो करता है, हम लोग ग्लोबल मार्केट फॉलो करते हैं, अमेरिका की स्टॉक मार्केट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थोड़ी सी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है, ओवर वैल्यूड हो गई है। कुछ वहां पर लॉबी जरूर है विशाल, जो उस मार्केट वहाँ को के इस कई अमेरिकी कई जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही है बॉस, आप ठीक कह रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो है, रिच डैड पुअर डैड के जो लेखक हैं, वो भी कह रहे हैं कि बबल जो है फूटने वाला है, क्रैश आने वाला है। और वो कह रहे हैं कि बहुत वहाँ जो है डॉलर इतना आप छाप रहे हैं कि इससे आप ही को दिक्कत होने लगेगी। बिल्कुल। और यही डॉलर उन्होंने कोविड के टाइम छापा था, आपको याद होगा। और कितने साल तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था उससे लड़ती रही, अपना इन्फ्लेशन से लड़ती रही, आपने देखा था। फिर वो वही गलती कर रहे हैं और मुझे लग रहा है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और ये जो आर्टिफिशियल बबल है ये बर्स्ट होगा तो शेयर मार्केट कई दफे अर्थव्यवस्था का पैमाना नहीं होती है विशाल। इस बात को सिर्फ अगर आपकी शेयर मार्केट बम बम हो रही है तो ये जरूरी नहीं कि आपकी अर्थव्यवस्था, $38 ट्रिलियन का अमेरिकी अर्थव्यवस्था पे लोन है, 30 ट्रिलियन, 130% डेट टू जीडीपी रेशियो, कहां से आप उसको हेल्दी, कौन सी फंडामेंटल्स देख के शेयर मार्केट चल रही है? अगर आप निविडिया, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन को निकाल दें वहां से, तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में तो कुछ बचता ही नहीं है, क्षमा मांगते हुए मैं कह रहा हूं। तो इसलिए मुझे लगता है भारतीय अर्थव्यवस्था ठोस है, भारतीय शेयर मार्केट ठोस है। हम 26,000 के आसपास निफ्टी इस टाइम कंसोलिडेट कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन और ये कंसोलिडेशन हेल्दी है। 26,200, 100 ये थोड़ी आगे पीछे चल रही है, पर मुझे लग रहा है कि बहुत ही हम सॉलिड पोजीशन में, हमारी पीई रेशियो अब रीजनेबल आ गई है, हमारी मार्केट अब ओवर वैल्यूड नहीं है। एंड इट इज अ मैटर ऑफ टाइम विशाल बिफोर दीज एफपीआईज एंड एफआईआईज विल कम बैक टू अस। और जैसे ही वो आएंगे आप देखिएगा भारतीय रुपया भी स्थिर हो जाएगा और हमारी शेयर मार्केट भी यहां से भागने लग जाएगी। जी, अब अंतिम सवाल सर, चूंकि आपसे हम लोगों ने आधे घंटे का ही वक्त लिया था, आपसे अनुरोध करेंगे 5-10 मिनट दे दीजिए आप, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर, 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ मामला है। 1 करोड़ के आसपास जो है कहा जा रहा है कि सरकारी नौकरी करने वाले और पेंशनर्स जो हैं उनसे जुड़ा हुआ ये मामला है। सर, सरकार ने तो गठन कर दिया 8वें वेतन आयोग का, लेकिन इस पर कई तरह की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। नीलकांत मिश्रा जी हैं जो मेंबर हैं पीएम इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, इन्होंने कहा कि देखिए इम्प्लीमेंट तो आप करने वाले हैं, लेकिन इससे कहा जा रहा है कि इकॉनमी पर 9 लाख करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा। हालांकि सर रिपोर्ट जो है उसको आने में अभी 1-2 साल का वक्त है, 2027-28 के आसपास जो है उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है। और जो चूंकि देना है, एरियर वाली बात है 1 जनवरी 2026 से, तो 2 साल के बीच में जो है वो गैप हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जब से देना है और जो एरियर दोनों मिला दीजिए तो आपको है 9 लाख करोड़ के आसपास का बोझ पड़ेगा। आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, एक तो 8वें वेतन आयोग पर आप कमेंट कीजिए और उसके बाद जो ये बोझ वाली बात है सर, इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा।
देखिए बोझ तो विशाल है ही, अब इसमें तो हम इससे इनकार नहीं कर सकते। आप जब भी सैलरी बढ़ाएंगे और वेतन आयोग बेसिक प्लस टीए की बात करता है, जब वो बढ़ाएगा तो बोझ तो पड़ेगा ही पड़ेगा। पर यह भी सच है कि सरकारी क्षेत्र के जो एम्प्लॉयज हैं उन पे हमेशा ये बात, उनको शिकायत रहती है कि भाई हम काम उतना करते हैं पर जो निजी क्षेत्र में जो तनख्वाहें मिलती हैं हमें नहीं मिलती, उससे उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी, इसी को बात को देख के वेतन आयोग ने ये निर्णय लिया है इन्फ्लेशन के हिसाब से, और जो जो उनका उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो अब देखिए, जब भी वेतन आयोग कोई भी इस प्रकार का इंक्रीमेंट डिक्लेयर करता है तो वो पूरा कंसल्टेशन के साथ किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंसल्ट होता है, इकोनॉमिक एडवाइजर से कंसल्टेंसी होती है, नीति आयोग से बात की जाती है, देश की बैलेंस शीट आज की नहीं अगले 3 4 5 साल की बैलेंस शीट रख के बात की जाती है। अब जो भी देखिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल साहब के मेंबर है, उनकी बात सर आंखों पर, उनकी बात ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। जब आप एडिशनल देंगे तो एडिशनल फिस्कल लोड पड़ेगा, बट आई एम श्योर इस फिस्कल लोड को फैक्टर इन किया हुआ है आने वाली बैलेंस शीट में। और अगर हम इसी रफ्तार से ग्रो करते रहे, और हमारे पास इंग्लिश में हम वर्ड यूज करते हैं एल्बो रूम, हमारे पास एल्बो रूम है फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने का। हमारी आर्थिक हालत अगर आर्थिक हालत बुरी होती फिर मैं पूरी तरह से बात से सहमत होता कि भाई एक तो जला हुआ ऊपर से नमक छिड़क रहे हैं, तब मैं कहता। पर अभी ऐसी हमारी हालत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वित्त मंत्रालय के साथ कंसल्ट करके ये किया गया है और ये फैक्टर्ड इन है। तो आप समय बताएगा कि इस लोड को हम कैसे एब्जॉर्ब करते हैं। क्या ये लोड हमारी फिस्कल बैलेंस शीट को बिगाड़ देता है? क्या ये लोड बाकी किसी रिसोर्स स्पेंडिंग को कट करना पड़ेगा हमको? हमारी जो अपना एक पूल है, क्या ये उसको कट कर, मुझे लगता है हमें इंतजार करना चाहिए, अटकलें नहीं लगानी चाहिए। और जिस रफ्तार से हम ग्रो कर रहे हैं, कोई विशेष हमें इस पे टिप्पणी या चिंता इस टाइम नहीं बनती है। ये सरकार का काम है, जिसने तनख्वाह देनी है ना विशाल जी अरे उसको पता है कि मेरे पास जेब में पैसा है कि नहीं है। मैं तो सीधी बात करता हूं, वो ये क्या सोच के नहीं बढ़ाएगा नहीं सर, मैं इसलिए प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि तमाम लोग जो है, जैसे ये रिपोर्ट आई, तमाम लोगों के मन में फिर से शंका आ गई कि क्या जिस फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहा जाता है कि मान लीजिए 2.86 के आसपास की उम्मीद की जा रही है कि ताकि अगर वो मिले तो फिर वो सैलरी पेंशन में जो है 3 गुना के आसपास की वृद्धि हो जाएगी। 18,000 चूंकि अभी जो है मिनिमम वेतन है, तो कहा जा रहा है कि 18 गुनी 3 अगर कर दिया जाए तो 50,000 के आसपास का हो जाएगा न्यूनतम वेतन। तो लोगों को लग रहा है कि अब सरकार बार बार कह रही है, टर्म्स ऑफ जो रेफरेंस यानी जो टीओआर था उसमें भी सरकार ने लिख दिया था कि थोड़ा सा हम फिस्कल प्रूडेंस को भी देखेंगे, देश के हालात को भी देखेंगे, तब तय करेंगे। तो उस समय भी ऐसे आरोप लगे कि लगता है कि सरकार कुछ कम पैसा देगी। तो इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलेगा या नहीं मिल पाएगा सर? विशाल देखिए, एक बैलेंस बनाया जाएगा पूरा। देखिए जितनी उम्मीद है उतना तो नहीं मिलेगा। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बहुत निकले वेतन आयोग के आंकड़े पर, फिर भी कम निकले। देखिए इसमें कोई एक मुझे लगता है कि उनकी उम्मीद अपनी जगह है, पर सरकार की जेब कितना अलाउ करेगी, मैं बिल्कुल देसी भाषा में, साधारण भाषा में कह रहा हूं, ये उस पर निर्भर करेगा। तो 2.8 या 3 आएगा कि नहीं, अभी हम इस पे ना अटकलें लगाएं। उतना ही आएगा जिसमें फिस्कल प्रूडेंस बनी रहेगी, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करेगी कि हमें बाकी जो जरूरी खर्च हैं देश के विकास के लिए, जो परियोजनाएं चल रही हैं, वेलफेयर के लिए चल रही हैं, वो सब अपनी जगह बनी रहे। हमारी टैक्स कलेक्शन कैसे बनी रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। आई थिंक इट विल बी प्रीमैच्योर टू रीच आउट टू एनी कंक्लूजन। पर जो भी होगा सरकारी क्षेत्र के एम्प्लॉयज के लिए अच्छा होगा। मुझे हल्की फुल्की बात कर रहा हूं, आप जो सरकारी लोग हैं ना, काम करते हैं, उनके रिश्ते आने बड़े अच्छे शुरू हो गए हैं। उनको लग रहा है भाई अब तो लड़के या लड़की की तनख्वाह बड़ी अच्छी हो जाने वाली है। वेतन आयोग की जब से घोषणा हुई है, उनको रिश्ते बड़े अच्छे मिलने लग गए। तो मुझे लगता है आई थिंक वी शुड वेट फॉर द फिस्कल प्रूडेंस टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, दैट हाउ मच दे कैन स्पेयर, कितना वो लोग फंड स्पेयर करेंगे, इसका इंतजार करना चाहिए। बहुत ज्यादा अटकलें नहीं लगानी चाहिए, एक बैलेंस बनाया जाएगा, इसमें मुझे जरा भी शक नहीं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आपका बहुत शुक्रिया सर। माय प्लेजर, थैंक यू। अब इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।